हेलो दोस्तों, मैं सोनाली गुप्ता आज आई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हमारे आर्टिकल्स आज फर्स्ट आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हम आगे की डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। हमने लास्ट अपने वीडियो में प्रीएमएल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। हमारे पार्ट 1 आर्टिकल में सबसे पहला है तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। हम अपने देश और उसके क्षेत्र के बारे में इसके बारे में डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है नेम एंड टेरिटरीज़ ऑफ द इंडिया नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में इसमें क्या लिखा है हमारे बेयर एक्ट में। इंडिया दैट इज़ भारत, इसका मतलब आप समझिए जैसे हम अपने इंडिया को कहते हैं कि इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। हम अपने व्यवहारिक रूप में उसके बहुत सारे नाम लेते हैं, पर हमारे प्रावधान, हमारे बेयर एक्ट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया और भारत अलग अलग नाम नहीं है। इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया वो है जो भारत है, मतलब इंडिया ही वही है जो भारत है और भारत ही वही है जो इंडिया है। इसका मेन डिस्क्रिप्शन यही समझिए, ठीक है। मतलब जैसे किसी का नाम रमेश रामू होता है, पर ये 2 नाम नहीं है हमारे इंडिया के। इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे हम चलते हैं। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और आगे अब देखिए, चलिए इसके बारे में बोलते हैं। यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स जो स्टेटस है हमारे देश का, स्टेटस क्या है हमारे देश का? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब हमारा देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं। हमारे देश में बहुत सारे स्टेट है तब हमारा देश बना। मतलब ये कहने का मतलब है कि स्टेट के कारण हमारा देश बना, ये नहीं। हमारे देश में देश है इसलिए उसमें स्टेट्स हैं। समझ पा रहे हैं? यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स राज्यों का संघ। ये मतलब हमारा देश राज्यों का संघ है। यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित राज्य हैं और कुछ राज्य हैं। तो हमारे देश का स्टेटस क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए हम यूनियन और फेडरेशन के बारे में एक डिफाइन करना चाहूँगी तो आपको। जैसे यूनियन का मतलब होता है देश है जिसके अलग अलग स्टेट है, तो वो देश है। मतलब उसके अंदर देश है, उसके अंदर स्टेट है। मतलब हमारा जैसे भारत है, इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्टेट्स हैं, बट वो स्टेट देश है। मतलब इंडिया, भारत कंट्री है, देश है, इसलिए वो स्टेट है, इसलिए उनका वर्चस्व है। और जो एक फेडरेशन करके एक और दूसरा वर्ड होता है, उसमें क्या होता है जैसे अलग अलग स्टेट होते हैं वो मिलके एक देश बनाते हैं, तो उसका डेफिनेशन अलग होता है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। सेकेंड उसके पॉइंट है द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट शेड्यूल है उसमें स्टेट और टेरिटरीज मतलब राज्यों के क्षेत्रों के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, मतलब इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। जो द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, मतलब इस शेड्यूल में और इसमें लिखा हुआ है जो स्टेट की टेरिटरीज है, मतलब राज्यों के क्षेत्र, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। और इसमें जो टेरिटरीज़ होती हैं, यूनियन टेरिटरीज़ होती है, उस पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है। बाकी जो स्टेट होती है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से वही पॉइंट दिया है बी में, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, इसके बारे में डिफाइन किया गया है। सच अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में ये सब चीज़ें कैसे मानी जाएगी कि हमारे देश की है, तो ये मान जाएंगे कि अगर उस देश ने मतलब हमारे देश ने उस चीज़ को एक्वायर्ड कर लिया है, वो इस देश का राज्य क्षेत्र है और वो यूनियन टेरिटरीज़ है, तो वो हमारा देश है। जैसे कोई बाहर को कोई आया पर्सन, वो बोले कि तुम्हारा भारत का है, तुम्हारा इंडिया का है, कहाँ है, कौन है ये, तो हम बोलेंगे जहाँ तुम खड़े हो ये इंडिया की टेरिटरीज़ है। हाँ, ये इंडिया की टेरिटरीज़ में आता है, ये यूनियन टेरिटरीज़ है, ये स्टेट टेरिटरीज़ है, मतलब ये हमारे इंडिया के क्षेत्र अधिकार में आता है, तो ये हमारा भारत है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हाँ, और अगर और भी बाकी चीज़ें जो इंडिया ने किसी क्षेत्र को एक्वायर्ड कर लिया है, वो भी इंडिया में ही आता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं एडमिशन। सेकंड हमारा आर्टिकल है
आप आर्टिकल 1 समझ गए होंगे जो मैं बताया है। आगे हम देखते हैं दूसरा आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट और न्यू स्टेट। हमारा आर्टिकल 2 बताता है कि हमारे देश के हम न्यू स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। ये किसके थ्रू होता है? हमारे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसाइड बाय होता है पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट होता है वो डिसाइड करता है, क्या क्या डिसाइड करता है, जैसे वो डिसाइड करता है बाय लॉ, मतलब किसी भी स्टेट का न्यू स्टेट बनाना हो, उसका एडमिशन करना हो या इस्टेब्लिशमेंट करना है तो वो किसके थ्रू होता है? बाय लॉ। फर्स्ट पॉइंट है बाय लॉ। आप नोट करते जाइए, जो मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उसके लिए मे बी शायद आपको हेल्प करेंगे स्टडीज़ के लिए। जैसे पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है, वो क्या डिसाइड करता है, किसके थ्रू डिसाइड करता है? बाय लॉ। एडमिट इनटू द यूनियन, मतलब कि पहले तो लॉ के थ्रू होता है सब चीज़ें, और किसी यूनियन का एडमिशन, उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसका न्यू स्टेट, उसको मतलब न्यू स्टेट बनाना, ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और सम सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट, मतलब और कुछ कंडीशंस के थ्रू ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आगे हम इसको अच्छे से डेफिनेशन जैसे अभी हमने बस पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से डिफाइन हम करेंगे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 देखिए क्या बताता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब हमारा आर्टिकल 3 बताता है कि हम अपने देश में, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती हैं कि हम न्यू स्टेट कैसे बना सकते हैं। उसे राइट है, पार्लियामेंट और डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट को राइट है कि वो किसी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है, न्यू स्टेट का अल्टरेशन कर सकती है, मतलब कोई नया स्टेट का डिफ्रेंशिएट कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, उनके नाम को भी चेंज कर सकती है, जो उनके एग्जिस्टिंग नेम का उनको चेंज कर सकती है। चलिए आगे उसको डिफाइन करते हैं। आगे इसका ए पॉइंट है फॉर्म ए न्यू स्टेट। सबसे पहला पार्लियामेंट का मेन पॉइंट है कि वो एक न्यू स्टेट को मतलब न्यू स्टेट को बना सकती हैं। अब कैसे बना सकती है? सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट। चलिए इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए सबसे पहले तो राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में थोड़ा मैं एक डायग्राम बनाया, तो आप एक बात समझिए। जैसे ये हमारा देश है पूरा, ये हमारा भारत देश है, इंडिया, ठीक है। और इस देश में अलग अलग स्टेट है, ये सब स्टेट्स हैं, ठीक है, और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स होते हैं इन पे ना कंट्रोल किसका रहता है? स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, ठीक है, ओके। और जो ये यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं इन पे गवर्नमेंट किसका होता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो ये डिफाइन है एक स्टेट मीन्स राज्य, और है यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ पे किसका कंट्रोल रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और स्टेट पे किसका कंट्रोल रहता है? वहाँ की सरकार का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, ओके। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 3 में सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 3 में फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे ये पहला पॉइंट है, न्यू स्टेट कैसे बनेगा, मतलब उसका है सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट। जस्ट लाइक ये हमारा यूपी है, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर ये उत्तर प्रदेश में से इतना सा भाग निकाल दिया और इसका एक न्यू स्टेट बना दिया, हाँ, तो ये क्या बन गया? एक न्यू स्टेट। समझ रहे हैं? मतलब किसी सेपरेशन, मतलब किसी बड़ी स्टेट में से या फिर टेरिटरीज़ में से कुछ भाग निकाल के एक नया स्टेट बना दिया, तो ये एक बन गई न्यू स्टेट, ठीक है। अब उसका दूसरा सेकंड पॉइंट्स पढ़िए कि बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। अब देखिए दूसरा क्या है? यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। जैसे ये यूपी है और ये महाराष्ट्र है, इन दोनों को मिला के क्या बनाया? एक न्यू स्टेट बना दिया। मतलब यूनाइटिंग टू और मोर, मतलब इन दोनों को मिला के या फिर इससे 2 से ज़्यादा 3 मिला के, जैसे और भी एक और एक्स मान के 3 को मिला के एक नया स्टेट बना दिया। ये भी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। ऑल डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अगर उन्हें कोई न्यू स्टेट बनाना है तो वो तीनों को मिला के भी एक नया स्टेट बना सकती है, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट देखिए उसमें और क्या दिया है?
यूनाइटिंग टू और मोर हो गया। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। जैसे ये महाराष्ट्र है, ये यूपी है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे महाराष्ट्र उन्हें छोटा लग रहा है, यूपी बहुत बड़ा है, तो उसमें से यूपी का थोड़ा सा भाग निकाल के महाराष्ट्र में डाल दिया और इनके लिए इसके लिए फिर एक नया स्टेट बना दिया जिसका हम XYZ कुछ भी जैसे समझ लीजिए, जैसे उसको न्यू स्टेट घोषित कर दिया गया। समझ रहे हैं, जैसे यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज मतलब किसी और स्टेट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के, और स्टेट में से थोड़ा सा पार्ट निकाल के उसमें एक न्यू स्टेट बना दिया, या फिर यूनियन टेरिटरीज बना दी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 3 का ए पॉइंट कवर होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 3 का बी पॉइंट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जैसे उन्हें ऐसा लग रहा हो, जैसे हमारे पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को ये ऐसा फील हो रहा हो कि ये स्टेट बहुत छोटा है, इसमें कुछ स्टेट मिलाने चाहिए, तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट तो पार्लियामेंट कर सकती है। जैसे हमारा यूपी है, इसको ऐसा लगता है दूसरे स्टेट में से थोड़ा सा भाग निकाल के इसमें इंक्लूड कर दिया और एक नया स्टेट बना दिया, जिसने इंक्रीज एरिया करके एक नया स्टेट बना दिया। नया स्टेट नहीं, सॉरी, वही स्टेट को इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद है सी पॉइंट, क्या दे रहा है, सॉरी, उसका सी पॉइंट कहते हैं डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि वो क्या करते हैं, ये भी कर सकते हैं डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। जैसे उन्हें ऐसा लग रहा हो कि यूपी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसे थोड़ा सा कम कर दिया जाना चाहिए, इसमें कंट्रोल नहीं हो पा रहा, समथिंग जो भी उनके रीजंस हो सकते हैं, तो वो इसमें से आधा भाग कट कर देंगे और इतना हिस्सा बना देंगे कि इतने क्षेत्रफल तक यूपी का भाग है, बाकी अदर देन कहीं और का भाग है, तो इसे हम डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका डी पॉइंट। ठीक है, डी भी है, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। अल्टर मतलब दोनों की बाउंड्रीज को चेंजेस कर देना। देखिए, चलिए मैंने उसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, जैसे लेके ये यूपी है, सॉरी जैसे ये यूपी है और ये महाराष्ट्र है। अगर उन्हें लग रहा हो, सॉरी महाराष्ट्र, जो भी आप स्टेट समझ लो, जैसे इसका भाग है, इसका भाग उन्हें लग रहा हो कि इस भाग को ये वाले स्टेट को ज़रूरत है, तो इस भाग को इस स्टेट को दे दो। ठीक है, और उस दूसरे स्टेट के भाग को ऐसा लग रहा हो कि इस भाग की ज़रूरत इस स्टेट को है, तो इस भाग को इस स्टेट को दे दो। हाँ, तो ये हुए अल्टरनेशन, मतलब उनके क्षेत्रफल में कोई, मतलब उनके एरियाज़ में कोई कमी नहीं आई, बट दोनों ने एक दूसरे के एरियाज़ को अल्टर कर लिया, मतलब उसने हमारा ले लिया और हमने उनका ले लिया। तो ये अल्टरेशन, ये भी डिसाइडेड बाय ऑल डिसाइडेड बाय आवर पार्लियामेंट। ओके, और हाँ, और एक लास्ट पॉइंट है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो यू विल नो दैट जस्ट लाइक हमारा इलाहाबाद है, उसका नाम प्रयागराज कर दिया, तो ये भी डिसाइडेड बाय आवर पार्लियामेंट। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, जैसे उनका इलाहाबाद का नाम था, उन्हें ऐसा लगा कि स्टेट का नाम चेंज करना चाहिए, या फिर कुछ भी स्टेट का नाम, सिटी का नाम, किसी का भी नाम उन्हें चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे लेके एक एग्जाम्पल, जैसे इलाहाबाद एक सिटी है, उसका नाम उन्हें चेंज करना था तो उन्होंने प्रयागराज कर दिया, तो ये अल्टरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे इसके बारे में, इसका प्रोविज़ो है वो थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, ये जितना भी हमने अल्टरेशन के बारे में पढ़ा, उसका प्रोविज़ो दिया है कि हमारे बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ होती है, जैसे लाइक हमारे पार्लियामेंट, मतलब उन्हें अगर हमारे आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग उन्हें ना एरियाज़ चेंज करने हैं, उनकी बाउंड्रीज चेंज करनी है, उनके नेम्स चेंज करने हैं, ये जो भी चीज़ें करनी है, पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। और इंट्रोडक्शन ऑफ बिल कैसे होता है, इंट्रोडक्शन बिल विदाउट रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेड नहीं करे कि ये बिल पास होना चाहिए, या बिल प्रस्ताव सामने रखा ही नहीं जा सकता जब विदाउट प्रेसिडेंट, समझ रहे हैं, जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो, उनकी मर्ज़ी ना हो, उनकी सिग्नेचर ना हो, कोई भी बिल अबाउट चेंजेस, अल्टरेशन, बाउंड्रीज चेंजेस, किसी के भी बारे में कोई भी चेंजेस हो, वो विदाउट प्रेसिडेंट
दोनों पार्लियामेंट में नहीं रखा जा सकता। ठीक है। उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट है कि बिल रखने के बाद इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हमें चेंजेस करनी है, तो ये देखिए आगे दिया है, अनलेस where the proposal content in the bill affect the areas, boundaries or name of any of the state, the bill has been referred by the president to the legislature of the state. legislature of state मतलब उस राज्य, अगर हमें जैसे समझ लीजिए यूपी के कुछ भी चेंजेस करने हैं, बाउंड्रीज चेंज करनी है, अल्टरेशन करना है, इंक्रीज डिक्रीज डिमिनिश, उनकी कुछ भी चेंजेस करनी है, तो ये प्रस्ताव उन्हें दिया, उनकी तरफ भेजा जाता है उस राज्य की सरकार के थ्रू। जैसे यूपी सरकार को भेजा जाता है कि हमने ये चेंजेस करने के बारे में सोचा है, तो आप इसको मतलब आप क्या सोचते हो इसके बारे में। उनके अगर राज्य सरकार कह दें कि नहीं हम नहीं चेंजेस करना चाहते, तो ये अलाउ नहीं है। हाँ, बट ये अलाउ है कि उन्हें बस प्रस्ताव दिया जाता है कि हम ऐसा चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब एज ए व्यू लिखा है आगे देखिए, स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू, मतलब उन्हें अपने व्यूज़ बताने के लिए। ठीक है, दे आर ऑन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस ऑफ विद इन सच फर्दर पीरियड, मतलब कुछ टाइम दिया जाता है, उसके एडिंग उनको उसके थ्रू उन्हें अपने व्यूज़ शेयर करने पड़ते हैं। पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ एंड पीरियड सो स्पेसिफाई अलाउड एज एक्सपायर्ड, मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई नहीं किया, तो प्रेसिडेंट ही अपना डिसीजन लेता है, मतलब वो प्रस्ताव आगे बढ़ता है और जो भी चीज़ें चेंजेस होती है ऑल डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। ओके, अब चलिए ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, ठीक है, जैसे ये हमारा आर्टिकल 3 है। ठीक है, आर्टिकल 3, इसमें पॉइंट से ए बी सी और डी इसके बारे में बताया जा रहा है। क्या दिया, इन द आर्टिकल क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज बट इन द प्रोविज़ो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब समझिए, जो हमने ए से ई तक जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, इसका मतलब है जहाँ भी हमने ये स्टेट का वर्ड्स दिया है ना, जैसे लेकिए ये स्टेट, इसका मतलब है जो भी रूल्स है ना, अल्टरेशन चेंजेस, ये सब स्टेट के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज़ पे भी अप्लाई होता है। बट जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ को चेंजेस कर रहे हैं, वहाँ पे ना स्टेट का नाम नहीं आता। समझ पा रहे हैं आप? जैसे अगर हम स्टेट का नाम ले रहे हैं, जिसे हमें बाउंड्रीज चेंज करनी है, जैसे ये लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब ये जितने भी चेंजेस करने हैं, इसमें स्टेट के साथ साथ ये आप एज्यूम कर लीजिए कि ये यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में भी बोल रहा है। ठीक है, और जहाँ पे ओनली स्टेट लिखा है तो वहाँ सिर्फ स्टेट होगा, और जहाँ यूनियन टेरिटरीज, और जैसे मैंने कहने का मतलब जहाँ स्टेट लिखा है तो उसका एज्यूम करके रखिए कि वो यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में ही बोल रहा है, मतलब साथ में उनके बारे में भी बोल रहा है, दोनों बहुत एक साथ चलते हैं। ठीक है, पर जहाँ यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बोल रहा है तो समझिए कि वहाँ पे तो किसी भी स्टेट को ना परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो यूनियन टेरिटरीज़ होती है उसमें कंट्रोल तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रहता है, इसलिए वहाँ पे स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सप्लेनेशन सेकंड में इसी को अच्छे से डिफाइन किया गया है। द पावर conferred on parliament by clause A include the power of to form a new state or union territories by uniting a part of any state or union territories to any other state or union territories, मतलब दो स्टेट और एक स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के या फिर उनको डिमिनिश करके न्यू स्टेट बनाना या फिर न्यू यूनियन टेरिटरीज़ बनाना, ये एक अलग मतलब उसी में इंक्लूड हो जाता है। जो भी हमने अभी आर्टिकल ए टू ई पढ़ा है उसी को डिफाइन किया गया। ठीक है, अब लास्ट है हमारा आर्टिकल 4, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 प्रोवाइडेड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट एक्सीडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशल मैटर। चलिए इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। सॉरी, चलिए आर्टिकल 4 बता रहा है जो हमने आर्टिकल
आर्टिकल 4 बता रहा है जो हमने आर्टिकल 2 और 3 में पढ़ा है, जो भी हम अमेंडमेंट्स करते हैं, जो भी हम चेंजेस करते हैं, अल्टरेशन करते हैं, बाउंड्रीज चेंजेस करते हैं, डिमिनिश करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, पार्लियामेंट सॉरी हम बोल रही हूँ मैं, आप समझिए जो पार्लियामेंट्स करती हैं, तो ये सब इसे अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे अमेंडमेंट किया जाता है? आर्टिकल्स में अमेंडमेंट नहीं होता। ये फोर्थ आर्टिकल हमें यही बता रहा है कि ये जो अमेंडमेंट होता है ये फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में ही होता है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स आप समझिए। आगे क्या दिया है? एनी लॉ रिफर टू एन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविज़न फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एज मे बी नेसेसरी टू गिव अफेक्ट। ठीक है, ये वही बता रहा है जो आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी हम चेंजेस करते हैं वो सब अमेंडमेंट कहलाते हैं, और वो कहाँ नोट किए जाते हैं? अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में जो भी नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आप ये चेंजेस क्या होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया जाता है जितनी भी टेरिटरीज़ को बताना पड़ता है कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या डिफ़ाइन करता है? फर्स्ट शेड्यूल में पता है ये नोट होता है कि हमारी कितनी टेरिटरीज़ हैं, कितने स्टेट हैं। ठीक है, अब हमने उसके चेंजेस किए तो उसकी काउंटिंग भी तो चेंजेस होती है कि कितने मतलब कितने कम हुए, कितने ज़्यादा हुए। ठीक है, और फोर्थ शेड्यूल क्या डिफ़ाइन करता है कि लोकसभा में उस स्टेट की कितनी सीटें हैं। अगर हमने उस एरिया को बढ़ा दिया है तो उसकी सीटें बढ़ जाएगी, और उस एरिया को अगर हमने कम कर दिया है तो उसकी सीटें उसकी सीटें कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें चेंजेस फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में होते हैं। ओके, चलिए उसके बाद सेकेंड और क्या पॉइंट्स डिफाइन कर रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 4 ये भी बताता है कि द लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन्स अ सप्लीमेंट इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविज़न। जितने भी हम चेंजेस करते हैं, जितने भी हमें चेंजेस करने रहते हैं रिलेटेड टू फर्स्ट आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में जो सप्लीमेंट चेंजेस होते हैं, जो भी सप्लीमेंट चेंजेस होते हैं उसका मतलब जो जरूरी चीज़ों का जो प्रावधान होता है उसके बारे में प्रोविज़न में डिटेल व्यू में बताया जाता है, डिटेल व्यू में लिखा जाता है, डिटेल व्यू में समझाया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। एज पार्लियामेंट बाय डीम नेसेसरी, मतलब वही चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो सप्लीमेंट चीज़ें होती हैं, उसके प्रावधान इन दोनों शेड्यूल में डिटेल व्यू में लिखे जाते हैं। और लास्ट इसका पॉइंट है सेकेंड, नो सच लॉ एज एफोर्सेड शैल बी डीम टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्टिकल। जो हमारा आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 368 है ये पूरे ऑल अमेंडमेंट्स के बारे में लिखा जाता है, परंतु ये जो आर्टिकल 2 और 3 में जितनी भी चीज़ें हमने चेंजेस की ये आर्टिकल 360 में इंक्लूड नहीं होता है। 368 में सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही एंटर होता है, पर इसमें 368 में ये इंक्लूड नहीं होता। इसमें सिर्फ ओनली जो हमने चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो अमेंडमेंट किए हैं वो अपना फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में ही होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।